आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं रीजेंट्स का अपना नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग रीजेंट्स का एक बहुत ही ज़बरदस्त रिवीजन क्रैश कोर्स टाइप का कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बात कर चुकी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ग्रुप्स की। वहाँ पे एक्चुअली सबसे पहले पढ़ाने का जो कारण था वो यही था कि जो टॉपिक ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं आखिर में पढ़ते पढ़ते, क्योंकि क्या होता है एक लंबी सीरीज़ होती है पूरे पढ़ने की, तो हम लोग इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं कि फिर एंड में सोचते हैं यार ये छोटा सा टॉपिक इसको छोड़ देते हैं, क्या ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस वहीं से डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा दिया, जो कि उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम बात करते हैं रीजेंट्स के रिवीजन की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं ये सेगमेंट करवाने जा रहा हूँ। आपने बहुत जगह से अपने रीजेंट्स के ज़बरदस्त नोट्स बना रखे होंगे, आपने बहुत सारी बातें रीजेंट्स के बारे में सीख रखी होंगी, और आपने अगर मेरे लेक्चर्स फॉलो किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुमित सर क्लासेस पर, तो आपने डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट तैयार कर चुका होगा। मतलब सर आप लोगों ने नेट गेट लेवल तक का कंटेंट तैयार कर रखा होगा, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है, हम यूँ कह सकते हैं जैम एग्ज़ाम में आजकल जो सवाल आते हैं वो नेट और गेट के डायरेक्टली प्रीवियस के पूछे गए सवाल डायरेक्ट आ जाया करते हैं। तो इसीलिए आपकी जो ऑर्निक की तैयारी होनी चाहिए वो ये नहीं होनी चाहिए कि जेई मेन जेई एडवांस में आप लोग स्टिक रह जाओ। आपको थोड़ा सा एडवांस भी जाना पड़ेगा अगर आपको जैम में एक बहुत ज़बरदस्त रैंक चाहिए होगी। सॉरी। तो अब अगर अपन बात करते हैं तो रीजेंट्स का रिवीजन किस तरीके से करेंगे। देखो जिस तरीके से मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है रीजेंट्स के प्लेलिस्ट में एकदम अच्छे से आप देख भी सकते हो, यदि आपने नहीं देखा है 2x की स्पीड पर, क्योंकि एंड टाइम पर छोड़ना कुछ भी नहीं है और आप जितनी बार चीज़ों को रिवाइज कर लोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। उससे मैं अलग हटकर आपका रिवीजन करवा रहा हूँगा। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं ज़्यादा किसी टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहली बात अपनी है रीजेंट्स को याद करना है, फिर इनका काम याद करेंगे। मतलब बात समझिए, हम लोग जनरली जब रीजेंट्स पढ़ते हैं तो रीजेंट्स पढ़ते समय क्या होता है, हम इनके काम कर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि सर ये किस को किस में कन्वर्ट करता है या रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। क्योंकि सर जो एक रीजेंट का रोल होता है वो बेसिकली क्या होता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं वो रिएजेंट कौन सा था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे डाइवल एच की बात करता हूं तो आपको डाइवल एच को सिर्फ डाइवल एच के बारे में ही पता है। यदि वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, यदि वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाए तो 90% लोगों को वह रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा या फिर सामने दिखेगा नहीं ये डाइवल एच ही है। क्योंकि हम लोगों ने जो ज़्यादातर फेमस फॉर्म पढ़ी है वो डाइवल एच पढ़ी है, स्ट्रक्चर को बहुत कम देखा है, क्योंकि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, समझ में आती नहीं है, चीज़ों को हम कर पाते नहीं है, स्ट्रक्चर याद करके और अपनी परेशानी बढ़ा दें ऐसा हमें लगता है। लेकिन आप यहीं पर गलत हो जाते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर बेहतरीन बनाना है तो आपको सारे पॉइंट्स एकदम, मतलब स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसके नाम से रिलेटेड, उसके काम से रिलेटेड, इवन उससे जुड़ी जो बेसिक बातें हैं कि और क्या क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, एक्सेप्शनल बातें, ये सब आपको आनी चाहिए। तो हम इसी तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग रीजेंट्स को याद करने पर ध्यान देंगे। इस बात को समझिए, सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो सबसे पहला काम होगा कि हम क्या करेंगे, जो रिएजेंट्स हैं उनके काम को याद कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास जो रिएजेंट्स हैं उनके काम को याद कर रहे होंगे, और काम को याद करने के पहले से थोड़ा और हम एक काम कर लेंगे, क्यों ना उस रिएजेंट्स को ही याद कर लिया जाए। कि जैसे आपके पास डाइवल एच है, डाइवल एच करता क्या है, उससे पहले थोड़ा याद करने की हम कोशिश कर रहे होंगे कि डाइवल एच दिखता कैसा है, डाइवल एच का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइवल एच के साथ सॉल्वेंट अगर कोई यूज़ होगा तो कौन सा होगा, डाइवल एच कुछ एक्सेप्शनल बातें करता है वो क्या करता है, इस चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर जो एज यूजुअल जो काम है वो काम तो भैया कांस्टेंट रहने वाला है, वो तो ऑलमोस्ट सब जगह फिक्स रहने वाला है, वो तो बदलने वाला नहीं है। लेकिन जो कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, वो कहीं ना कहीं रीजेंट को इटसेल्फ याद करने में रही होती है। तो उम्मीद है आपको ये बात मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अरे यार जैसे मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है अगर वैसे ही रिवीजन करा दूँ तो उसका फ़ायदा क्या। रिवीजन इज़ जस्ट लाइक कुछ थ्योरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ थ्योरी से अलग। तो बस यही करने जा रहे हैं आज। आपको इस लेक्चर में अपने आप समझ में आ जाने वाला है सुमित सर क्या करवाने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं। देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आप लोगों ने जब रिएजेंट्स पढ़ा होगा तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। एक जो पार्ट होता है
वो आपके पास सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है, दूसरा पार्ट आप लोगों ने यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा होगा, तीसरा पार्ट ऑर्गोमेटलिक एजेंट देखा होगा, और कुछ मिसलेनियस रिएजेंट्स होते हैं जिनको हम एज सच किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते हैं इन तीनों में, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 हो गया, जनरली NVS हो गया। ये कुछ ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जिनको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। जनरल उनकी बातें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कब क्या करने वाला है, कौन सी रिएक्शन दिखाने वाला है। जैसे एल्कोहल सामने है और एसिड सामने है तो वहां पर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होगा, तो ये एक फंडामेंटल केमिस्ट्री का पार्ट है, यूं कह सकते हैं GOC का पार्ट है, वो आपको आना चाहिए। लेकिन अपन लोग चारों ही तरह के रिएजेंट्स पर एकदम अच्छे से बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम लोग बात ही करेंगे सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में। फिर से सुनिए, हम लोग बात ही करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में, और इसको जैसे आपको मैं पढ़ाऊंगा इसी ही तरीके से हम रिड्यूसिंग एजेंट्स, इसी ही तरीके से हम ऑर्गोमेटलिक एज वेल एज मिसलेनियस एजेंट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। ये सब करने के बाद मैं आपको PYQ क्वेश्चंस करा दूंगा, जहां पर आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार रिएजेंट्स के बारे में सारी कहानी होती क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर अपन शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने पास है ये वाला रिएजेंट। तो देख लो, आप तरीका ध्यान से देखना, हम लोग हर रिएजेंट्स को दो कैटेगरी में पढ़ रहे होंगे, बातों को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक तो उसकी कैटेगरी नंबर 1 पढ़ रहे होंगे, सबसे पहले उसको हम याद कर रहे होंगे, है ना। सबसे पहले वो रिएजेंट क्या है उसको हम लोग क्या कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास रिएजेंट है, इसको आपको याद करना है, और जैसे ही आप रिएजेंट्स को याद कर लोगे वैसे ही हम उसका क्या याद करेंगे, काम याद करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। बोलिए, बात समझ में आई क्या? आखिरकार यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो शुरू किया जाए क्या? अगर अपन शुरू करते हैं तो यहाँ पर कहानी है कोल्ड एल्कलाइन केमनोफोर या फिर एक्वस केमनोफोर, जिसको हम लोग नाम देते हैं बेयर्स रिएजेंट की। ये करता क्या है? तो ये करता है आपके पास हाइड्रोक्साइलेशन। एक्चुअली जो हाइड्रोक्साइलेशन होता है वहां पर एडजेसेंट कार्बन्स पर OH ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है, मतलब सर बिसिनल डायोल्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर रिएक्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पर रिएक्टेंट आपके पास एल्कीन और एल्काइन रहे होते हैं। ये जो आपको रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं, एल्कीन भी दिखाई दे रहा है और एल्काइन भी दिखाई दे रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, एल्कीन भी दिखाई दे रहा है और एल्काइन भी दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर सबसे पहले एल्कीन के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक पाई बॉन्ड हटाया, 2 सिग्मा लगाया OH, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो OH ग्रुप का लगना हुआ है वो कैसा हुआ है, सिन लगना हुआ है। आप बहुत अच्छे से जानते हो सिन का मतलब क्या होता है। यदि आपके पास 2 एडजेसेंट कार्बन है तो अगर दोनों ग्रुप सेम साइड, दोनों सेम ग्रुप लगे हों तो इसको अपन लोग क्या नाम देते हैं, सिन नाम देते हैं। और यदि आपके पास 2 एडजेसेंट ग्रुप हों, एक ऐसे लगा हो एक ऐसे लगा हो, तो इसको अपन लोग नाम क्या देते हैं, एंटी नाम देते हैं। तो यहाँ पर सिन हाइड्रोक्साइलेशन होगा और इस तरीके से हुआ, एक पाई बॉन्ड हटाएंगे, 2 सिग्मा लगाएंगे। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, एक पाई बॉन्ड हटाया, 2 सिग्मा लगा के OH लगाया, फिर ऐसे ही एक पाई बॉन्ड और हटाओगे क्योंकि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर OH आ जाएगा। और एक कार्बन पर, मतलब जेमिनल कार्बन पर कभी भी 2 सेम ग्रुप होते नहीं है, तो वहाँ से OH हटके H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट इस तरीके का आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? तो सबसे पहला रिएजेंट हमारे पास ये है। ऐसे ही आपको सारे रिएजेंट्स, कम से कम ये 25 प्लस हैं, ऐसे ही रिड्यूसिंग के अराउंड आपके पास 20 अराउंड होंगे, ऐसे ही ग्रिग्नार्ड मतलब जो ऑर्गोमेटलिक्स वाले हैं, मिसलेनियस वाले हैं, तो अराउंड आप यूँ मान सकते हैं 50 वो मान लीजिए, और 25 प्लस ये मान लीजिए, अराउंड 75-80 आपके पास रिएजेंट्स हैं। उनको आपको याद करना है, और जब आप सवाल कर रहे होगे और +-10 कर सकते हो, तो अराउंड 90 रिएजेंट्स को आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स पे रखना है। क्योंकि कभी कभी कुछ रिएजेंट्स जो होते हैं वो हल्का सा सॉल्वेंट चेंज करोगे कुछ और रोल करेंगे, हल्का सा सॉल्वेंट चेंज करोगे कुछ और रोल करोगे, मतलब आप यूँ कह सकते हैं हल्की सी परिस्थिति चेंज की तो कुछ और काम कर रहे हैं, और हल्की सी परिस्थिति चेंज की तो कुछ और काम कर रहे हैं। तो ये पहला हो गया। उसके बाद अगर अपन अगली बात करते हैं तो अगला अपने पास ये है, और आपको पता है यह एक स्ट्रॉन्ग होता है, अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं ये जो है ये है याद। हम रिएजेंट को क्या कर रहे हैं यहाँ पर
याद करेंगे हॉट एल्कलाइन और एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2CR7। और यहाँ पर ये जो लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर काम लिखा हुआ है उस रिएजेंट का। तो आप जरा काम देखोगे जरा ध्यान से तो देखिए एल्कीन है, एल्कीन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्कोहल है, बेंजीन है और बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट होते हैं। तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट कितनी ज़्यादा कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स को ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखो ये किस किस को क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखो, अब यार आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो सर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टार्ट कर दिया लेकिन आपने ये तो बताया नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं। तो मुझे ये बताइए आपने थ्योरी में क्या किया। आप जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो आपने थ्योरी में क्या किया। सर हम सही बताएं हमने कछु ना करो, आपके भरोसे अते, मतलब आपके भरोसे पर थे और आप करवाओगे, हमें पता था तो हमने छोड़ दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको सिंसियर होना पड़ेगा। पहले थ्योरी एक पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी बेसिक से एडवांस की, फिर ये जो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ ये जाके हेल्पफुल होने वाला है। और आप देखिएगा आपके नोट्स से आपने जो पढ़ा है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। और एंड टाइम पे थोड़ी सी अगर मेहनत कर लो, थोड़ा सा नाक बंद करके जब कड़वी दवा पीते हो तो क्लेडन वगैरह थोड़ा सा देख लो। ऐसे सोते सोते टाइम आधे घंटे टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर देखनी है तो क्लेडन से थोड़ा रिवाइज कर लो तो और 4 चांद लग जाएंगे। फिर से सुनिएगा, और 4 चांद लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा नेट गेट के PYQ अगर आप देख सकते हो, अगर आप इंटेलिजेंट। अच्छा सर हम तो सभी इंटेलिजेंट हैं, आप क्या कर रहे हो मतलब ये बात। अरे मतलब आप दिल पे मत लो, लेकिन फिर भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को समझते हैं कि जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, जो परेशान है एकदम मतलब पागल हो रखे हैं कि सर एग्ज़ाम कल ही करवा दो, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि सर एग्ज़ाम अगली फरवरी में ना होकर 2023 की फरवरी में हो जाए, मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये वाली बात। कौन कौन से हैं? एल्कीन है, एल्काइन है, एल्कोहल है, बेंजीन है और ये है। तो देखो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर तरीका क्या होता है। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लिख रहे होते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ना पड़ता है। सीधी सी बात ये है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 3 डिग्री एल्कोहल और आपके पास जो बेंजीन होता है उसका कोई ऑक्सीडेशन इनके साथ एक तरीके से नहीं रहा होता है, नॉट ऑक्सीडाइज रहे होते हैं। लेकिन और असामान्य कंडीशन उत्पन्न कर दी जाए तो बेंजीन का भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो ही जाता है। लेकिन हम क्यों परेशान करें किसी को, जब कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है तो अपनी ज़िंदगी को हम क्यों और ज़्यादा उसके लिए मतलब होता ना राह में रोड़ा, राह में कांटे, राह में ट्रक, अरे जो आपको लगाना लगा दो। तो वो सारी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर लास्ट में मैं बात करता हूँ तो ये आपके पास डेरिवेटिव्स है बेंजीन के, तो आपको पता होना चाहिए चाहे आपके पास सिर्फ एक ही कार्बन हो, चाहे आपके पास 2 कार्बन हो, चाहे फिर आपके पास इस तरीके से, ये तो सेम कर दिया मैंने, यहाँ पे आपके पास चाहे ब्रांचिंग वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो, कुछ भी हो, यहाँ पर COH बनता है, COH बनता है एक कार्बन का। ये ज़बरदस्त एक रिएक्शन है जो कि ध्यान रखनी है। अब यहीं पर एक बात आप लोगों को बताने की, ये जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ होता है। मतलब अच्छे इसके सामने आकर बोलते हैं हाँ जी सर आपके साथ रिएक्शन करेंगे, हाँ जी सर आपकी सारी बात मानेंगे, हाँ जी सर आप जैसा कहोगे वैसा करोगे। मतलब स्ट्रॉन्ग का यही होता है। आपके सामने अगर कोई हार्ड बंदा आ जाए, हार्ड टीचर आ जाए एक तरीके से जो आप लोगों पर थोड़ा सा अत्याचार कर रहा हो, तो आप उसकी सारी बातें मानोगे मजबूरी में। कॉलेज में आपने देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, सर कॉलेज ही नहीं जाते, 2 साल से कोरोना चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि हम कौन से ईयर में कौन से नहीं सारे ईयर भूल चुके हैं। तो कोई बात नहीं, आप रोना चाहते हो सभी लोग, लेकिन ठीक है अभी पढ़ाई करो। IIT जब में सिलेक्शन हो जाएगा मज़ा आ जाएगा, चीज़ों को और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएंगे। फिर अपन नेट गेट की तैयारी कर रहे होंगे सभी लोग और अच्छे से चीज़ों को करेंगे और एक सपने के साथ धीमे धीमे आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइए अपन आगे स्टार्ट करते हैं और इस बात की बात करते हैं। थर्ड है अपने पास हॉट कॉपर एट 573 केल्विन। ये सारी जो बातें हैं ये थोड़ा सा 11th-12th क्लास की, जो 12th क्लास में आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसी से रिलेटेड सारे रिजेंट्स हैं। कुछ ज़्यादा अजीब सा टिपिकल सा नहीं है, लेकिन इसका जब यूज़ करवाएगा ना एग्जामिनर क्वेश्चन में तो आपको समझ में भी नहीं आएगा अच्छा ये था, अच्छा ये था। कभी कभी होता ना यार, गांव का कोई एक भोलू भैया बाहर शहर में जाता है एकदम टिप टॉप होके, गांव में फिर दोबारा आता है, गांव वाले तो अच्छा ये क्या हो गया। ऐसा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऐसा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हम रिएजेंट पढ़ते जब हैं समझ में आता कुछ और है,
हम लिखते कुछ और है, पेपर में आता कुछ और है, और जब नंबर आते हैं तो नंबर आते कुछ हो रहे हैं। और दिस इज द लाइन फॉर स्पेशल लाइन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आ रही है सबको इतनी बात समझ में एकदम अच्छे से? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए। अब अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर इतनी बात सबको समझ में आ रही है तो 1 डिग्री अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होगा? एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल किस में होगा? कीटोन में। और 3 डिग्री अल्कोहल किस में होगा? इसमें। आ रही बात समझ में? तो एक बात अगर आप देख रहे हो तो जो आपके पास यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल है कुछ इस तरीके का, जो आपके पास यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल है उसका कोई भी ऑक्सीडेशन होता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और 1 डिग्री अल्कोहल जो ऑक्सीडेशन करता है यहाँ पर वो एल्डिहाइड तक ही करता है, ये इसकी मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म नहीं होती है। इसकी मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म जो होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। उसके बाद अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं तो ये कीटोन में आपको कन्वर्ट करता है। बोलिए, बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अगर फोर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने पास क्या है? इटार्ड रिएजेंट। तो इटार्ड रिएजेंट क्या करता है? बेसिकली यहाँ पर आपके पास ये ग्रुप को CHO में कन्वर्ट करता है। ये एक नेम रिएक्शन टाइप है, इसको आप इटार्ड रिएक्शन भी याद कर सकते हो। ये एक फेमस रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको याद करना है। सबसे पहले क्या करना है सर जी? इसको याद करना है। उसके बाद इसके काम को याद करना है। उसके बाद क्या करना है? इसके काम को याद करना है। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? सभी रिजेंट्स में बहुत ही सिंपल लिखा है। मैं ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा योगी सर को, वो आपको नोट्स भी दे देंगे। और भैया क्यों भाई क्यों किसी के नोट्स के सहारे बैठे हो? आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो तो क्या खुद से कॉपी से पेन से नोट्स नहीं बना सकते? हम लोगों की दिक्कत ही यही है, हम कुछ ज़्यादा ही चीज़ों में एकदम मतलब वो हो जाते हैं कि नहीं सर अब तो सब कुछ बैठे बैठे हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। यार जब तक लिखोगे नहीं चीज़ों के याद कैसे होगा? आपको जो चीज़ याद नहीं होती उसको बार बार लिखोगे तभी तो याद होगा। अरे मैं बोल रहा हूँ यार, आप एक बार नोट्स मंगा लोगे, आप मैं गारंटी दे रहा हूँ एक बार भी लिखोगे नहीं, लेकिन अगर लिखोगे नहीं तो याद होगा भी नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बिना लिखने से याद नहीं होती है। एक बार आप अभी लिख लो मेरे साथ साथ, उसके बाद एक बार खुद से जब रिवीजन करोगे याद हो जाएंगे सारे, तब लिखेगा। और एक बार फाइनल टच देने के लिए एक बार याद कर लीजिएगा। बस 90 रिजेंट्स अराउंड होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, आपको सारे सबके रोल एकदम अच्छे से रट जाएंगे। और फिर जो आपने नोट्स सबसे पहले पढ़े होंगे उनको याद कर लीजिएगा। रिजेंट से अच्छा ये पढ़ने का तरीका कुछ नहीं है। और PY की क्वेश्चन लगाते समय आपको सारी चीज़ें चमक रही होंगी, अच्छा हमने ऐसा पढ़ा था, अच्छा हमने ऐसा पढ़ा था। यही होता है और क्या होता है। अगला, हाँ ये भी तो इसका मैं बता रहा था, ये आपको याद करना है सबसे पहले, और यहाँ पर आपको क्या करना है? इसके बाद काम करना है। आ रही है बात समझ में एकदम अच्छे से? अब अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट बात अपने पास कुछ ऐसी सी है। कैसी सी? ऐसी सी। देखो सबसे पहले CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, तो इसको अपन को क्या करना है? याद करना है। और इसका काम क्या है? जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। 3 डिग्री अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज होता नहीं है, अभी अपन ने बात की थी। यहाँ पर एक और स्पेशल बात समझ में आ रही है। वो स्पेशल बात क्या समझ में आ रही है? कि डबल बॉन्ड का कोई भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होता, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो अगर मैं इन सब की बात करता हूँ तो एक खास बात यह है कि 1 डिग्री अल्कोहल इस बार एल्डिहाइड में ना जाकर, ध्यान सुनिएगा, जो आपके पास यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है वो इस बार सीधे किस में जाता है? एसिड में जाता है। और एसिड इज ऑक्सीडाइज फॉर्म, यूं कह लीजिए मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म फॉर एल्कीन। समझ में आया क्या? तो ये इसको याद कर लो पहले, और फिर इसके काम को एक एक करके देख लो कि कौन सा सबस्ट्रेट किस में जाके बदल रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बताइए जोन्स रिएजेंट के बारे में। H2CrO4 बहुत ही फेमस होता है, ज़्यादा आपको चीज़ें इसमें याद करनी नहीं है क्योंकि आपने पहले थ्योरी पढ़ते समय बहुत अच्छे से याद किया होगा। क्या याद करना है? 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में, ये याद रखिएगा। इसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि 1 डिग्री अल्कोहल कब एसिड में जाएगा और कब एल्डिहाइड में जाएगा। आप तो एक एक करके याद रखना कि 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे एल्डिहाइड इस रिएजेंट के साथ जाएगा, एसिड इस रिएजेंट के साथ जाएगा, और यही गड़बड़ कर जाएगा। जब ये क्वेश्चंस कनेक्टिविटी के साथ आएंगे ना, क्या लग रहा है एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही रिएजेंट आएगा? भाई जब क्वेश्चन बनता है तो कम से कम 5-6 रिएजेंट्स को जोड़ देते हैं कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। समझ में आया क्या? तो ये छोटी छोटी बातें अगर नहीं याद होंगी ना तो आप गलतियां कर रहे होगे। अंडरस्टैंड? यहां पर एक खास बात और इस तरीके से है, देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड का करता नहीं है रिडक्शन, एल्कोहल का कर देता है, मतलब ऑक्सीडेशन। वी आर ऑल स्टडिंग ऑक्सीडेशन नॉट रिडक्शन। प्लीज ध्यान मत भटकाइए मेरा आप सभी लोग, ऑक्सीडेशन नॉट रिडक्शन, ठीक है?
आइए नेक्स्ट बात करते हैं पीसीसी। यार ये शानदार रिएजेंट है, मतलब इसको भूलिएगा मत, बहुत ही शानदार रिएजेंट है। और आपको पता है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक कैसा है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले इसको याद कर लीजिए। ये देखिए ये सब इसकी फॉर्म है यार। आप जब भी याद करते हो ना, आप पता है क्या याद करते हो? पीसीसी। और जब ये थोड़ा सा बना देगा, अरे सर पता ही नहीं ये कौन सा रिएजेंट है, ये तो नया रिएजेंट आ गया, ये तो नई बात आ गई। ऐसा नहीं होता। तभी तो बोल रहा हूं कि सबसे पहला आपका जो काम होना चाहिए वो रिएजेंट्स को याद करने का होना चाहिए। इतना जो मैं सब सिखा रहा हूं, आपका काम यूं मान लीजिए मैंने आसान कर दिया है, बहुत हद तक आपको आसान चीज़ें एकदम मैं बता रहा हूं। तो ये इस तरीके से इसमें कन्वर्ट कर देगा। अब आपको नहीं पता ये एस्टर है, अब आपको नहीं पता ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो यार। अगर आप अभी भी इन्हें पहचान पा रहे कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर, तो फिर क्या पढ़ा है आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? अब मौका मिल गया आप लोगों को। सर पढ़ाई कहाँ है? हम तो पढ़ रहे हैं अब आपसे, आप ही इसको गलत गलत एस्टर बता रहे हो। अरे एल्कोहल है भाई, आपको पता है, मुझे पता है ना। तो ये सब चीज़ें बेसिक ही आपको हार्ड कर जाती हैं। फिर वेयर ब्लीजर ऑक्सीडेशन, ये यूं कह लीजिए एक नेम रिएक्शन है और ये आपके कोर्स में दिया हुआ है और इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे भी जाते हैं। और ऐसे ही इसके साथ पर एसिड की भी बात कर ली जाती है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, क्या कौन सा रिएजेंट होता है, क्या करता है। ये आपके पास ऑक्सी इंसर्जन रिएक्शन होता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये आपके पास क्या होता है? एक ऑक्सी इंसर्जन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीजन को इंसर्ट करवाते हैं। कहाँ पर इंसर्ट करवाएंगे, क्या सारी बातें होंगी, यहाँ के लिए आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पढ़ते हैं। और इसका जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है बाकी सभी जो रिएजमेंट हैं उन सभी से अलग हटकर है। याद आया क्या? शॉर्ट फॉर्म में होता है VVO रिएक्शन, वेयर ब्लीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन इंसर्शन करवा दिया है आपने कार्बोनिल कंपाउंड में। एक यहाँ पर और बात होती है कि ये जो एल्कीन होती है, ये एल्कीन किस में कन्वर्ट आती है? विसिनल डायोस में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पे सर क्या हो जाता है? एंटी हाइड्रोक्साइलेशन। देखो यहाँ पर OH और OH ग्रुप कैसे हैं? एक दूसरे के एंटी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंटी हाइड्रोक्साइलेशन। क्लियर एकदम अच्छे से सभी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अपन आगे बात करते हैं तो अगला है MnO2। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। MnO2, SeO2 ये कुछ शानदार रिएजेंट्स हैं। PCC ये ज़्यादातर सवाल में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी के साथ बने जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं। तो एक तो PSCH2OH PSCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके पास ये वाला एलाइलिक एल्कोहल है वो इस तरीके से C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से ये वाला जो ग्रुप होगा यहाँ कोई रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि ये एलाइलिक एल्कोहल इस बार नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सर जी जब हमारे पास बेंजाइलिक और एलाइलिक एल्कोहल होंगे, फिर से सुनिएगा, जब हमारे पास बेंजाइलिक और क्या होंगे? एलाइलिक एल्कोहल्स होंगे तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर बाकी नहीं होंगे तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन या फिर नो रिएक्शन रही होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है हेलोफॉर्म। ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस पे आपके पास 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल आता है आइडेंटिफिकेशन कि भैया कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स या फिर कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन दे गए। उसके बाद दूसरा डिस्टिंग्विश, मतलब 2 कंपाउंड्स आपको दे देंगे, पूछेंगे कौन सा हेलोफॉर्म दिखा रहा है और कौन सा हेलोफॉर्म नहीं दिखा रहा है। और तीसरा कंप्लीट द रिएक्शन। और भाई आप क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो सब्जेक्टिव का सवाल यहाँ पर पूछने नहीं वाला है आप लोगों से। तो क्या होने वाला है? जब भी आपके पास CH3CHOH ग्रुप रहेगा, बात समझ मारिए क्या, तब वहां पर आपके पास क्या होगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा। और हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होगा? तो पहले तो आप इसका थोड़ा सा एक बीच का स्टेप लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन होकर यूं मान लीजिए यही बन रहा होगा, ये बन रहा होगा। तो फाइनली यही सब कुछ है। अगर आपको हेलोफॉर्म की बात करनी है तो अगर ऐसा कुछ आपको मिल जाए तो समझ जाइएगा यही सब कुछ है। जिसमें CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप होगा वो सभी क्या कर रहे होंगे? यूं कह लीजिए हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाई रहे होंगे या फिर हाइपोहेलाइट ऑक्सीडेशन दिखाई रहे होंगे। और हेलोफॉर्म की जगह अगर हेलोजन की जगह आयोडीन स्पेसिफिकली हो जाए तो आइडोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आंसर कैसे बनेगा। अगर आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो कैसे बनेगा, तो देखो CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप
यहाँ पर कुछ भी ग्रुप हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आर लगा लो आप वगैरह वगैरह। अब जो ये CH3 है इसके कोरस्पॉन्डिंग तो आपके पास यहाँ पर ये इस तरीके से आइडो फॉर्म, हेलो फॉर्म इसी को बोलते हैं, ये बन जाएगा। और फाइनली जो आपके पास यहाँ पर बचा हुआ पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा बचा हुआ ग्रुप है, मान लो यहाँ पर CH3 था तो यहाँ पर Me आ गया, तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा एसिड का सॉल्ट। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हो रहे होंगे, ठीक है, क्लियर एकदम अच्छे से। अब अगर अपन 15 की बात करते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा नया है, पढ़ाया था मैंने सेरिक अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम हेक्सा नाइट्रेट और सेरेट। इनको एज इट इज़ स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इस तरीके से सारी चीज़ें याद करनी है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट, आपको पता है ये भी आपके पास जो होते हैं ये कैसे होते हैं, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, या यूं कह लीजिए सर जी ये आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये सर एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्शन दिखाते हैं लेकिन कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। उसका कारण होता है कीटोन में कार्बन कार्बन बॉन्ड होती है और कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होती है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है इसके साथ, क्योंकि सर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन वहीं पर अगर अपन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कुछ असामान्य कंडीशन उत्पन्न कर दें उसी के साथ, तो वहां पर पॉपअप्स रूल द्वारा ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये भी बात मैंने अपने लेक्चर सीरीज में सुमिस्टर क्लासेस चैनल पर बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाई थी, क्योंकि मोस्टली आप जितने भी क्रैश कोर्स में हैं सभी जुड़े ही ऐसे इसी तरीके से हैं जो ऑलरेडी जानते होंगे, या नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चीज़ों को अभी भी रिवाइज कर सकते हो वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में रिजेंट्स को, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा दिखता है, तो ये दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। अब होता क्या है, तो एल्डिहाइड दिखाता है, यहाँ पर ये वाला एल्डिहाइड भी दिखाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। कैसे, ये वाली पोजीशन 0, ये वाली अल्फा, ये वाली बीटा, अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। उसके बाद देखो देखो देखो, ये वाली पोजीशन 0, ये वाली अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये एक ऐसा सबस्ट्रेट है, कैसा, जो कि रिएक्शन दिखा रहा होता है टॉलरेंस एजेंट के साथ और आपके पास वही सेम प्रोडक्ट एक तरीके से बना रहा होता है, और फाइनली HCOH। तो ये जो बाकी के 3 सबस्ट्रेट है, देखो ये तो सबको रटा होता है, लेकिन ये जो बाकी के 3 सबस्ट्रेट ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये भी रिएक्शन दिखा रहे होते हैं। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एक तो एसिड का सॉल्ट बनता है और साथ में आपके पास क्या बनता है, Ag सिल्वर मिरर बनता है। नाम ही उसका होता है, इस रिएक्शन को एक तरीके से अपन नाम देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर का वहाँ पर PPT फॉर्म होता है जो कि सिल्वर मिरर टाइप का चमकीले दर्पण की तरह दिख रहा होता है। ऐसी ही सेम कहानी, सेम बातें होती हैं हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन और वेनेडिक्ट सॉल्यूशन के लिए। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको Cu2O का ध्यान रखना पड़ता है जो कि रेड PPT में होता है, बाकी कार्यक्रम सबका एक ही होता है, ऑलमोस्ट सबस्ट्रेट भी सबके एक ही होते हैं। तो आपको यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन के रिजेंट और वेनेडिक्ट सॉल्यूशन के रिजेंट्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, और ये भी कैसे होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग होते तो ये कीटोन को भी क्या कर रहे होते, यूं कह लीजिए ऑक्सीडाइज कर रहे होते। बात समझिए, जो टॉलरेंस होते हैं, फेलिंग्स होते हैं, वेनेडिक्ट्स होते हैं, इसी चीज का, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, फायदा उठा लेते हैं, और फायदा उठा लेने से क्या होता है, क्या कीटोन और एल्डिहाइड में आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, ओपनर ऑक्सीडेशन, ये जस्ट एक नेम रिएक्शन है, थोड़ा सा मिसलेनियस नेम रिएक्शन है, बहुत ही कम दिखाई या सुनने को मिलता है। करता क्या है, जरा ध्यान से देख लीजिए, क्या रिएक्टेंट है और क्या सबस्ट्रेट है, इसका रिएजेंट क्या है ये भी आप देख लीजिएगा। अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अपने पास है सेलेनियम डाइऑक्साइड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MnO2 हो गया, PCC हो गया, सेलेनियम डाइऑक्साइड हो गया, H2CrO4 जोन्स रिएजेंट हो गया, ये सारे के सारे रिएजेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलोफॉर्म हो गया, फेलिंग हो गया, टॉलरेंस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग वाले तो सारे इंपॉर्टेंट थे ही, तो कुल मिला के कहना क्या चाहते हो, जितने पढ़ा रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, और आपने कुछ पढ़े होंगे तो इसमें प्लस माइनस कर लीजिएगा। अब ये मत बोलिएगा सर जी आपने वो छोड़ दिया, सर जी आपने ये छोड़ दिया। अरे मैं आपको एक तरीका दे रहा हूँ रिवीजन में, तो रिवीजन जब करवा रहा हूँ तो मैं आपको एक आधार बना दे रहा हूँ, उसमें चीज़ें आप प्लस करते जाइए, क्योंकि ख़त्म नहीं होता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने बैठोगे तो भैया नेट गेट भी पढ़ लेना, MSc भी कर लेना, तब भी क्वेश्चन नहीं खत्म होने वाले, ठीक है। तो बताइए क्या होने वाला है सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ, MECHO, तो CHO आ जाएगा, MEC डबल बॉन्ड OMe, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ग्रुप आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो पोजिशंस होती हैं इसको अपन बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन, है ना, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, मतलब एक्टिव मिथाइलिन पोजीशन होती है।
या फिर यूँ कह लीजिए एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड्स होते हैं। एक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि सर यहाँ पर 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के कारण यहाँ पे जो H होता है बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। एसिडिक H को ही एक्टिव H कहते हैं, इसलिए इस कंपाउंड को एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड एक तरीके से नाम दिया जाता है। ऐसी ही सेम बात यहाँ पर होती है। और लास्ट में जो बात यहाँ बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर एलाइलिक हाइड्रोक्साइलेशन हुआ है। तो पहले तो एल्डिहाइड और कीटोन का सीधा सीधा ऑक्सीडेशन आप देख लो कैसे हो रहा है, फिर एक्टिव मेथाइलिन जो कंपाउंड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, और लास्ट में एलाइलिक हाइड्रोक्साइलेशन भी देखने को मिलता है। तो एक ही रिएजेंट और देखो कितने सारे काम। इसीलिए रिएजेंट अपने आप में याद रखना बहुत जरूरी बन जाता है। उनका काम तो वो तो याद करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी बन जाता है कि वो रिएजेंट है ही कौन सा, क्योंकि रिएजेंट याद नहीं आता बाकी सारे काम याद आ जाते हैं, फिर कंफ्यूज आते हो, फिर समझ में नहीं आता। अब एक ये और इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो था वो सेलेनियम डाइऑक्साइड इन एसिटिक एसिड था, और ये जो है ये आपके पास इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन है। दोनों में डिफरेंस है। देखो यहाँ पर क्या बना रहे हैं और यहाँ पर क्या बना रहे हैं, तो याद कर लीजिएगा आप सभी। B2S6THF फॉलोड बाय, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो बात है ये आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की है। पहले स्टेप में हाइड्रोबोरेशन होता है जहाँ पर 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर इस वाले केस में क्या लगता है आपको पता है? एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। क्या लगता है? एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल, बात समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा बढ़ते हैं, कर लोगे यार ये वाला केस, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल इस पे बन सकते हैं, अजीब अजीब गरीब गरीब सवाल यहाँ पर बन जा सकते हैं। तो अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जैसे आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन याद किया था, क्या होता ना, लगातार बोल बोल कर गले में थोड़ा सा दिक्कत हो जाया करती है, तो बीच बीच में थोड़ा सा लिक्विड यूँ तरीके से लेते रहना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में कभी टीचिंग सोचें तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, यही एक जो गला है वो आपका ज़िंदगी भर साथ देगा, क्योंकि जब तक आप इसके द्वारा फंक्शन कर पा रहे हो तब तक आप टीचिंग कर पाओगे, वरना कोई टीचिंग होती नहीं है। आ रही है बात सबको समझ में? तो शुरू करते हैं। बताइए शुरू किया जाए क्या? सभी लोग बताओ। तो इसमें आपके पास क्या होता है? यहाँ पर ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। अब आधे लोग इस सोच में पड़ गए होंगे, सर जी आपको पानी दिया किसने? मतलब आप तो पढ़ा रहे थे, तो ऐसे तो है नहीं सर कि आप यहाँ पर हमारे सामने भी खड़े रहे और आप पानी भी लेकर आ गए, और आपने पानी बगल में रखा तो था नहीं। अच्छा ये आप देख पा रहे हो क्या? ऐसा लग रहा है ना पूरा का पूरा कि जैसे आप जहाँ पे मैं शूटिंग कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग यहीं बगल में सामने बैठे हो। तो अब आप गैस कर सकते हो पानी देने वाले इंसान कौन कौन हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? तो मतलब हमेशा पानी देना जो होता है वो समझ जाइए ये बहुत ही नोबल काम होता है ज़िंदगी का, सबसे उच्चतम काम। हम लोग अपनी ज़िंदगी में इंडियन सोसाइटी में क्या सोचते हैं कि सर सबसे निचला काम एक यही है। एक्चुअली पहले मैं बता देता हूँ, ये पानी मेरी वाइफ उन्होंने दिया है, तो आप कुछ भी ज़्यादा वो मत सोचिएगा पता नहीं कौन था क्या था, और अपना रीजन छोड़कर बाकी सारी पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, है ना? ठीक है, काफ़ी इतना पहले आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो अपन इसी में पूरा एक टॉपिक पूरा पढ़ लेंगे। कभी टाइम मिलेगा, देखो आज तक अपन ने यूट्यूब पे भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी बताया नहीं। पर्सनल क्या, मैंने अपने बारे में कुछ कभी बताया ही नहीं यार, सिर्फ वो कहानियाँ लेके आ जाता था, एक दो जो थोड़ा बहुत बीच बीच में दिक्कतें हुई थी मेरे साथ बाकी लोगों के द्वारा, और तो कुछ कभी बताने का ना मौका मिला ना मेरे का मन किया। अब थोड़ा सा धीमे धीमे चीज़ों को बढ़ा रहे हैं तो मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, और इसमें अपन लोग क्या करने वाले हैं सर जी? इसमें अपन लोग करने वाले हैं मार्कोनिकोव रूल। क्या लगने वाला है? मार्कोनिकोव रूल। 18 हो गया ये वाला, देखो यही हो रहा होगा। उसके बाद फेंटन्स रिएजेंट, सर एज इट इज इसको याद कर लो, क्या रिएक्टेंट है क्या प्रोडक्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, और मैकेनिज्म हर चीज़ की याद नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद अगला है आपके पास 30% H2O2। यहाँ पर देख लो क्या सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैंने नोट्स बना दिए हैं। डेकिन रिएक्शन, ये भी एक अच्छी रिएक्शन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। OSO4, हाँ ये सही है।
ये इंपॉर्टेंट है। OSO4 को आप देख सकते हो, तो यहाँ पर भी आपके पास ये क्या करवाता है, सिन हाइड्रोक्साइलेशन करवाता है। यदि आप लोगों ने मेरे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े हैं तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि क्या सारी कहानी चल रही है। तो एल्किन के टाइम पर मैंने OSO4, KMnO4, ओजोनोलिसिस, इस तरह की चीज़ें करवाई थी, ठीक है। उसके बाद 23 में वेकर्स प्रोसेस। तो वेकर्स प्रोसेस भी अपने आप में जैम और नेट और गेट, मतलब जैम एग्ज़ाम मतलब नेट एग्ज़ाम मतलब गेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इस तरीके से सारी चीज़ें कर रही होती हैं। उसके बाद ये हमारे पास है लिमिक्स रिएजेंट OSO4 NiO4, बस डराने के लिए है, कुछ ज़्यादा नहीं है, सब सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, नोट्स कैसे बनाओगे बता दिया है। एल्फ सल्फेट ऑक्सीडेशन, ये भी एक नेम रिएक्शन है, क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। एक लास्ट रिएक्शन है, ये वन ऑफ द मोस्ट घर जाके बाहर जाके जहाँ जहाँ पे आपको करना है तो मोस्ट लगाते जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहले होता क्या है, ये इसके यहाँ पर रिएजेंट होते हैं या फिर इसकी जगह लेड टेट्रा एसीटेट होता है। लेड टेट्रा एसीटेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, PbOAg4। यहाँ पर एक तो सबसे पहले इस तरीके से क्या होते हैं, सिंडायोल्स होते हैं। यहाँ पर सिंडायोल्स होते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं, डाइकीटोन्स होते हैं या डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं आपके पास, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से करते हैं। बाकी डिटेल्ड के लिए आपको मेरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ डिटेल्ड नहीं, आपको एक जस्ट रिवीजन का आइडिया दे रहा था कि जो चीज़ आपने पहले पढ़ी थी उसको आप कितना अच्छे तरीके से कॉन्साइज वे में कर सकते हो। और ये तरीका एक्सक्लूसिव है, ये सिर्फ यहाँ पर आपको ऐप पर मिल रहा है। कभी किसी यूट्यूब पर इस तरीके से हायर क्लास में नेट गेट जैम में नहीं बताया गया कि आप इस तरीके से भी चीज़ें कर सकते हो, है ना। तो यहाँ कोई घिसा पिटा पटाया कंटेंट नहीं मिल रहा, आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल रहा है जो कि आपकी प्रिपरेशन, आपकी स्टडी को बूस्टअप करने वाला है। ये हो गया। अब आपके पास जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, एक तो होगा आपके पास मिसलेनियस प्लस ऑर्नोमेट्रिक और एक होगा रिड्यूसिंग से रिलेटेड। उसके बाद फाइनली एक PYQ का होगा। तो ये आपके 2-3 लेक्चर्स हैं जो कि आपको इसको मिलने के बाद लगातार मिल जाने वाले हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा। मुझे बहुत मज़ा आया। इसी तरीके से मैं लगातार लेक्चर्स आपको ये 2-3 देकर आपका रिजेंट्स जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करवा दूंगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को, और हो सके तो आप मुझे थोड़ा मैसेज करके बताइएगा कि आपको क्रैश कोर्स में रिजेंट्स का वीडियो किस तरीके का पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ में आया, या जो भी आपने जिसने मेरे से चीज़ों में पढ़ा है, सीखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। बिना मोटिवेशन के इंसान है ना, आने वाले समय में कंटेंट में बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता। बात ये होती है। और बाकी तो आपको पता ही है, आप सब समझदार हैं ही, अच्छी पढ़ाई चली रही होगी और इस समय पे थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर दीजिए और अपने जूनियर्स को आगे सचेत कीजिए, विवेयर कीजिए कि अभी से तैयारी शुरू कीजिए, तब जाके हो पाएगा, अचानक से नहीं हो पाता। ठीक है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।